हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशल मैं लेक्चर लेता हूं। हालांकि सीबीएसई का जो भी है, सीबीएसई में मोशन का जो चैप्टर का नाम है मोशन, वो आपका पहला चैप्टर है साइंस का। उसका चैप्टर, आपके चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, लेकिन आपका जो है टॉपिक है उसके लिए हमने क्या किया है, स्पेशल पूरी वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको आसानी हो, आपके लिए स्पेशल ये फायदा रहेगा। ठीक है, तो देखा जाएगा सीबीएसई में एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। तो एग्जैक्टली हमने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, वो पूरा आप देख सकते हो। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे पूरा महाराष्ट्र बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड का पूरा उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन मतलब क्या है, न्यूटन जो है, यही सी बात है, हर जगह जहां पे मोशन है वहीं पे न्यूटन है, याद रखना। तो जहां पे न्यूटन वहीं पे मोशन, जहां पे मोशन वहीं पे न्यूटन, ऐसा दिमाग में रखो। तो न्यूटन की वजह से मोशन समझ लो एक वर्ड आया एक तरीके से, क्योंकि उसके बारे में सबसे ज्यादा जो स्टडी किया वो अपना जो है न्यूटन ही था। तो न्यूटन ने ही इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है और न्यूटन ने ही लॉज ऑफ मोशन दिया हुआ है। तो महाराष्ट्र बोर्ड में क्या होगा, मोशन जो है और लॉज ऑफ मोशन दोनों एक है। लेकिन अगर सीबीएसई में जाएंगे तो मोशन और लॉज ऑफ मोशन अलग अलग सेपरेट चैप्टर है। तो हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन। लेकिन याद रखना, लॉज ऑफ मोशन तो आपके चैप्टर का नाम है, लेकिन इसके अंदर मोशन भी है और लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा है। जैसे सबसे पहली बात, मोशन के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्या होता है भाई, मोशन क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हाफ पार्ट से ज्यादा हो गया, आपका 80% इतना पढ़ना है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, ये 80% है। लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले आपको उसको कैसे समझा जाए, कहां से ये इसका वजूद आया। तो आपने जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उसमें एक फोर्स नाम का चैप्टर रहता था जिसमें फोर्स के बारे में पढ़ते थे। तो फोर्स के बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हो। तो बिना फोर्स के कोई भी चीज मोशन में नहीं आ सकती। मोशन मतलब क्या, मूवमेंट, चलना। तब कभी भी कोई भी चीज कब चलेगा भाई, जब फोर्स लगाओगे। अच्छा, उसके मतलब बोलोगे सर ये दीवार पे फोर्स लगा दे मतलब ये दीवार चलने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसका मास कितना है। उसको अगर मास अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम है, उसका वजनाई कम है, तो उसके अंदर क्या है, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है यार। तो अगर मान लो एग्जांपल के लिए इसको मार्क करें, वो छोटा सा है, तो इसको कम फोर्स लगाएंगे, ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, और एक फोर्स तो ऑटोमेटिक लगेगा मोशन में। देखो यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स, कहने का मतलब फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर एग्जांपल के लिए जरा सोचो, सर ऐसा हो जाए कि जितना जमीन नीचे खींचे उतना ही कोई ऊपर से कोई चीज ऐसे खींच ले, ऐसे ही हिडन कोई भी चीज ऊपर खींचे, तो ये कहां रहेगा, जहां का जहां रह जाएगा, चलेगा नहीं। तो चलने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो फोर्स लगना चाहिए, लेकिन फोर्स बैलेंस नहीं होना चाहिए। बैलेंस होगा, देखो बैलेंस होगा तो चलेगा नहीं कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन इम्बैलेंस होगा, जैसे अनबैलेंस हो जाएगा। देखो ये बैलेंस अनबैलेंस होगा, फौरन देखो अनबैलेंस हो गया, इधर ज्यादा फोर्स है इधर कम फोर्स, ऑटोमेटिक गिर जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज चलती कब है, जब उसके अंदर अनबैलेंस फोर्स लगा होता है। तो बेटा हम यही पढ़ेंगे, आप चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स मतलब होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, जब रखी हो ऐसे, मान लो एग्जांपल के लिए, और यहां पे सपोज कोई ब्लॉक लगा दिया जाए, ऐसे एक ब्लॉक ऐसे रख दो, कुछ ऐसे मास रख दो और उसको यहां से खींच लो पुली लगाकर। ठीक है, तो पुली लगाकर अगर खींचोगे, चलो ठीक है, मान लो यहां पे ऐसे थोड़ा सा छोटा छोटा व्हील लगा दो। ठीक है, तो अगर ये मास ज्यादा हो जाएगा इससे, जितना रुकावट हो रही है, तब ये चलने लगेगा। अगर बराबर रहेगा इसके, तो जहां का जहां रह जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट चलता कब है, कोई भी ऑब्जेक्ट कब चलेगा, कब मोशन में आएगा, जब फोर्स अनबैलेंस हो जाए। तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई भी चीज है भाई, एक टेबल है, कुर्सी है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, जमीन पर रखी हुई है, मान लो ये अर्थ है, इस पर रखी हुई है। तो आप बोलोगे वहां पे वो तो नहीं चल रहा है, तो लेकिन अगर आप चाहो उसको चलाने के लिए क्या काम करोगे, वहां पे भी फोर्स लग रहा है। वहां पे इसको रोक कर रखने वाला एक फोर्स है बेटा, ये बहुत ज्यादा फेमस फोर्स है। कौन सा फोर्स है बता देना, फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पे एक फोर्स है जो इसको रोक कर रखा हुआ है, वो इसको मूव नहीं करने दे रहा है, उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से
ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जहां का जहां रुका हुआ है, अगर उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स अगर आप लगा दो तो क्या होगा, चलना शुरू कर देगा। अब ये डिपेंड कर रहा है भाई, जितना बड़ा फोर्स होगा, जितना बड़ा मास होगा, उतनी ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो उतनी ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए। तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा। तो यही चीज तो है बैलेंस अनबैलेंस। तो बैलेंस का मतलब क्या, कि जब फोर्स बराबर हो जाए दोनों तरफ, जैसे मान लो तराजू की सबने देखा होगा यार, जो है हमारे पास ऐसे क्या है, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई एक ऐसे बराबर तरीके से यहां पे एक पुली लगाई जाए, और यहां पर जितना मास वहां पर इतना मास, दोनों तरफ 1-1 किलो रख दो, यहां पे भी 1 किलो रख दो, मान लो 1 किलो मास रख दो, दोनों तरफ 1-1 किलो मास रख दो, तो क्या रहेगा, वैसे वैसे बराबर रहेगा। लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा कर दो, ये फौरन क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा, फौरन चलना शुरू कर देगा। तो जब कोई भी चीज, जब फोर्स बैलेंस रहता है किसी भी चीज में, तब वो मोशन में नहीं आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आता है, जब अनबैलेंस फोर्स हो, मतलब दोनों तरफ फोर्स क्या हो, जो रुकावट वाला फोर्स है वो फोर्स से अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चलने लगता है। तो यही इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो न्यूटन ने लॉज तो अलग दिए थे, तो सबसे पहली बात चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन है, लेकिन सबसे पहले इसमें पढ़ना है मोशन। जब मोशन आपको आ जाएगा तो फिर लॉज मिले पढ़ेंगे, इसके कानून पढ़ेंगे। तो चैप्टर में आपका उल्टा दे रखा है, लेकिन सबसे पहले क्या है ना, लॉज ऑफ मोशन नाम दे रखा है, लेकिन हम इसके बारे में कैसे बात करेंगे, सबसे पहले मोशन पढ़ेंगे, तो मोशन के बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। मोशन के कानून क्या है भाई, भाई दुनिया में कोई भी चीज हो तो उसका हर चीज क्या है, कानून के अंदर में है। बिना कानून के अंदर क्या होगा, कुछ भी थोड़ी ना, मतलब तो जो है कोई भी कैसा भी कुछ भी करे, सबके लिए अपना अपना अलग कानून हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी चीज क्या होगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं रह जाएगा, कोई दुनिया तो कायम ही नहीं रह पाएगी, बस जो जैसा अपने हिसाब से कर रहा है, अपना अपना कानून। तो इसलिए कानून होना जरूरी है। तो मोशन के भी कुछ कानून है, वो पढ़ेंगे। फर्स्ट, पहला कानून, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर तीसरा पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबका अलग अलग नाम होगा लॉ ऑफ मोशन के, इसके बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन का मतलब समझ में आएगा, कोई भी मोशन कब होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, जब इसके अंदर क्या होगा, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स का अलग अलग जो है नजरिया आपको समझ में आ जाएगा। मतलब बैलेंस फोर्स होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुका रहेगा, अनबैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। तो सबसे पहली बात हम डिफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज मोशन। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे व्हाट इज मोशन। चैप्टर का नाम बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, लॉज ऑफ मोशन, और चैप्टर नंबर 1 है साइंस का। लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, मोशन क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर रख देना, कर देना, बाय यूजिंग व्हाट, कैसे कर पाओगे, बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो मोशन का मतलब समझ में आया। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है, उसकी कुछ स्पीड भी हो सकती है, उसका कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये सब इसके ही बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर ऐसे ही अभी देखना ऐसे ही खत्म हो जाएगा, चैप्टर में कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है, तो छोटा छोटा कुछ टॉपिक्स है उसको पढ़ना होगा। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो आपके सिलेबस में मोशन है, मोशन आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा भाई। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, मोशन कितने तरीके से हो सकते हैं, पहले ये बताऊंगा। फिर मोशन जब होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो मैं इसको 2 तरीके से बांटा हूं, ये चैप्टर को ये 2 तरीके से बांट दिया। ठीक है, आपको इससे ज्यादा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज सब हो जाएगा। तो मोशन को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। सबसे पहली बात, इसके टाइप्स क्या है। सबसे पहली बात, इसके टाइप्स क्या है। सो टाइप्स ऑफ मोशन, और दूसरा क्या होगा, इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ मोशन। तो मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात टाइप्स ऑफ मोशन, और दूसरा पढ़ेंगे इसका मेजरमेंट। तो इसको मापेंगे किसमें, मेजर किसमें करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या है भाई। तो मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन पे सीधा सीधा चल रहा है तो उसका नाम होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑब्वियस सी बात है यार। अगर कोई ऑब्जेक्ट, भाई ये पहला टाइप ऐसे हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन, है कि नहीं, स्ट्रेट
लाइन मोशन, एक में मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है, सीधा सीधा रास्ते में सीधा सीधा चल रहा है, रोड पे चल रहा है कोई गाड़ी, तो उसका नाम स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व की तरह से घूम रहा है भाई, कहीं मान लो गोल गोल घूम रहा है, ये तो सीधा सीधा जा रहा है, और कहीं कहीं कर्व हो अगर, तो क्या होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम होगा कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है। अब अगर कर्व में गाड़ी जा रही है और कहीं घुमाव है, कहीं घुमाव वहां पे घूम रहा है, तो इसका नाम कर्वीलिनियर मोशन हो जाएगा, कर्व में जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या है कि भाई सीधा सीधा देखो ऐसे चल रहा है, टू एंड फ्रो, मतलब जैसे स्विंग मशीन होती है, सिलाई वाली मशीन। ठीक है, तो उसकी सुई क्या होती है, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, एक जैसे ऊपर नीचे एक जैसा चलती रहती है, उस मोशन का नाम होता है टू एंड फ्रो मोशन। बेटा टू एंड फ्रो मोशन इसका नाम है, लेकिन रियल में इसका नाम क्या देते हैं टू एंड फ्रो मोशन का, इसका नाम होगा ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई मान लो जो आपने घड़ी में देखा होता है, जो वॉच होती है वॉल वाली वॉच, तो उसके अंदर क्या होता है, सिंपल पेंडुलम लगा होता है, ऐसे 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 चलता रहता है, तो उसका नाम क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो वो अगर कोई क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर एक जगह से जा रहा है मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, तो इसका नाम होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बहुत अलग अलग नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हार्मोनिक मोशन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट क्या, आप सबसे बढ़िया देखो पानी को। ठीक है, पानी की लहर को देखा है, देखो टाइड, लो टाइड, हाई टाइड कैसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, है कि नहीं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वेव मोशन। उसका नाम क्या होगा, वेव मोशन, वेव की तरह चलना। ठीक है, ऐसे ऐसे करके चलना, तो इसका नाम वेव मोशन दे देंगे। ठीक है। तो ऐसे अब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप ऐसे बहुत सारे टाइप्स मोशन के, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने इसे फेंक दिया, तो आपने इसे फेंका, पत्थर एक फेंका, तो पत्थर कुछ इस तरीके से जाता है, देखो ना, पत्थर कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे आपने पत्थर फेंका यहां से, तो पत्थर ऐसे जाएगा फिर से गिर जाएगा, तो पत्थर ऐसे गया गिर गया, तो इसका नाम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो गोल गोल घूम रहा है, जस्ट गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, बताओ, सर्कुलर मोशन। उसका नाम क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे गोल 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 पूरा घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो यार सर बहुत तरीके से मोशन है, इसके मतलब मोशन पढ़ाते पढ़ाते सिर्फ टाइप्स बताते बताते थक जाओगे। उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो फैन है भाई, फैन तो एक जगह फिक्स होके उसके बाद घूमता रहे, एक जगह फिक्स होके घूम रहा है, एक्सिस पे घूम रहा है, तो उसका नाम रोटेशनल मोशन होता है। तो क्या है भाई, 8वां टाइप हो सकता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब क्या, एक जगह फिक्स होके वो घूम रहा है, तो रोटेशनल मोशन हो जाएगा। ऐसे जो हमारे, ऐसे कोई भी चीज, जैसे मान लो वॉच है, एक जगह जा रही है फिर से उसी जगह पे आ रही है, फिर से जगह जा रही है, फिर से गोल गोल घूमकर वहीं पे आ जा रही है, तो इसका नाम पीरियोडिक मोशन है। तो बेटा ये जानकारी के लिए टाइप्स ऑफ मोशन आपको जानना जरूरी है। अब ये तो आपकी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा चीजें हो गई जिसको जानना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक चैप्टर पढ़ेंगे, सब अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, ताकि आपको धीरे धीरे क्या है, जब ये सामने आए तो लगे अरे ये कहां से आ गया, इसमें ऐसा हो नहीं, इसलिए ये सब बताना आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो इस तरीके से भी मोशन को हम बांटे देते हैं, उसके हरकत की वजह से कैसे चल रहा है उसके हिसाब से हम बांट देते हैं टाइप्स मोशन के। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, मोशन को किस तरीके से बांटते, कभी कभी मोशन को क्या काम करेंगे, उसके अलग टाइप की वजह से बांट देते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोई भी चीज जो जमीन पर चल रही हो, एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, जैसे मान लो कार हुआ, इंसान हुआ, चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो भाई पैदल चलोगे तो आप एक साथ में दो डायरेक्शन में जा सकते हो क्या, मतलब दो डायरेक्शन में क्या, सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में जाओगे ना, आपका शकल जिधर भी चलोगे एक ही डायरेक्शन होगा ना। तो कोई ना कोई अगर इंसान है, गाड़ी है, बाइक है, तो वो क्या है, सीधा सीधा या तो जाएगा, एक साथ में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन तय करेगा। तो ये है, इसका नाम होता है वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन। ठीक है। तो अगर डायमेंशन पिक्चर वाली बात नहीं करो, जो मूवीज की बात करो, 1D 2D 3D वाला, आजकल 7D 8D, ठीक है, 10D 14D चल रहा है, वो क्या है,
तो आप क्या है 1D मोशन, यहां पे क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, अगर सीधा सीधा एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसका नाम क्या होगा, 1 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी चीज जो रोड पे चल रही है उसका नाम कौन सा मोशन होगा, जल्दी बताओ कौन सा मोशन होगा, 1 डायमेंशनल मोशन। तो कोई आपसे पूछे 1D क्या होता है, तो आप समझो कि 1D का मतलब समझ जाओ कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखेगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा, 1 डायमेंशनल मोशन। अब जरा बताओ 2 डायमेंशनल मोशन क्या हो सकता है, मतलब कोई भी चीज 2 डायरेक्शन में एक साथ में हो, 2 दिशा में एक साथ में हो, जरा कोई बताए, कोई बता सकता है? तो 2 डायमेंशन में एक साथ में हो, जरा बताओ, मतलब कुछ ऐसे ऊपर भी जाए कुछ नीचे भी जाए, ऐसा मोशन, मतलब वाई एक्सिस को बोलते हैं ऊपर वाली को, इधर बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो जरा बताओ ऐसा भी हो जाए कि ऊपर भी जाए कुछ नीचे भी जाए, ऐसा मोशन, जरा बताओ। इस मोशन का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन है, रट लो इसको। हाँ, ऐसा मोशन जो 2 डायमेंशनल मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। कैसे मैं बताऊं प्रोजेक्टाइल मोशन? अभी कुछ देर पहले बताया कि आप मान लो यहां पे खड़े हो, चलो मान लो ये आप हो यार, ठीक है, यहां पे खड़े हो, चलो एक पत्थर लिया आपने और फेंक दिया, तो एक पत्थर को फेंकोगे तो ऐसे जाएगा, तो कुछ इधर भी जा रहा है वो पत्थर, देखो ना, कुछ एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और कुछ वाई एक्सिस में भी गया, ऊपर भी तो गया, तो कुछ वाई एक्सिस में भी गया, ऊपर भी गया, और कुछ इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधा सीधा भी गया। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 2 डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन है ये? प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई चीज हवा में ही है, एक मेरे समय एक जब मैं पढ़ रहा था, जब 12th में था, तो उस वक्त आया था कि मच्छर, मॉस्किटो कौन सा डायमेंशन, मॉस्किटो का जो मोशन होता है कौन सा डायमेंशनल होता है? ठीक है, वो मैं नहीं भूला आज तक। तो मॉस्किटो का जो डायमेंशन होता है, मॉस्किटो हवा में उड़ता रहता है ना, तो जब कोई भी चीज हवा में आ जाए, मतलब उसका नीचे ऊपर आगे पीछे सब दिख रहे, तो उसका हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। तो 3 डायमेंशन कब कहलाएगा? जब कोई भी पूरा इसको हवा में डाल दिए, जब हवा में है तब तक ये 3 डायमेंशनल मोशन है कि नहीं? तो हवा में जब तक कोई भी चीज रहती है तब तक 3 डायमेंशनल मोशन होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गया भाई कि 3 डायमेंशनल मोशन, 1D 2D 3D, अब डाउट नहीं रह गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, मोशन को और भी तरीके से बांटते हैं। ठीक है, आपके जानकारी के लिए सब बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा सब। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, मोशन को 2 तरीके से और बांटते हैं इसी मोशन को। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, NUM। मैं सिंपल शॉर्टकट में बोल रहा हूं, आप ऐसा मत लिखना। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बताओ भाई यूनिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है आप लोगों को स्कूल में, जल्दी बताओ। यूनिफॉर्म क्यों रखा जाता है स्कूल में? ताकि कोई चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, ठीक है, सबका डिफरेंस क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। ठीक है, तो बराबरी करने के लिए क्या काम करते हैं हम, यूनिफॉर्म का यूज करते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबरी यार। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम दूरी जाए, सेम टाइम में सेम दूरी, सेम टाइम में सेम दूरी, कुछ बदलाव ना आए, तो उस मोशन का नाम यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो बेटा इसको भी हम पढ़ेंगे। ये मेरा लेक्चर लेने के बाद ना 1 घंटे में जस्ट देख लेना कि आपका सिलेबस का कोई पार्ट ऐसा है जो बचा हुआ है, बताना मेरे को। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बचा हुआ है, कुछ बचेगा नहीं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है भाई, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया कि सेम टाइम में सेम दूरी, सेम टाइम में सेम दूरी, तो उसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है कि सेम टाइम में सेम दूरी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सेम दूरी सेम टाइम में कवर करती है तो उसका नाम हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर नॉन यूनिफॉर्म है मतलब क्या भाई, बस गाड़ी को कोई भी है नौजवान चला रहा है, एकदम बिल्कुल यंग एज वाले, बस ऐसे गाड़ी को क्या है ऐसे ऐडते हैं, चलाते हैं, तो वो क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन थोड़े से जो बुजुर्ग होते हैं वो कैसे चलाते हैं, देखो ना, जो एजेड होते हैं एकदम ऐसे धीरे धीरे करके एकदम सेम टाइम में सेम दूरी, वही स्पीड वही टाइम वही रोज लगेगा। अरे आप लोगों को क्या है थोड़ा सा देर हो रहा है, एक्सीलेटर लिए पहुंच के काम खत्म। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है भाई। तो यूनिफॉर्म मोशन को भी जरूरत है जिंदगी में, और इसकी भी जरूरत है, कहीं लेट होगा तो इसी को करना पड़ेगा ना, एक्सीलेट कर देंगे गाड़ी को। तो ये सब पढ़ेंगे। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, इतना एनफ है। अगर आपको चाहिए तो, अगर ये आपके जानकारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं दे रखा है, लेकिन बेटा जब माहौल नहीं बनेगा तब कैसे सिलेबस समझ में आएगा, यही तो दिक्कत होता है।
जो बोर्ड वाले जो या फिर जो बुक बनाए होते हैं यही तो दिक्कत करते हैं, टॉपिक मेन टॉपिक की बात पहले से करने लगते हैं, उसके पीछे क्या जानकारी उसकी बात ही नहीं करते हैं, इसलिए आपको बुक की बात समझ में आती होती है नहीं। ठीक है, तो बुक को समझने के लिए उसके पीछे वाली नॉलेज भी तो चाहिए भाई, कि कैसे मोशन क्या होता है, क्या है, कैसे टाइप हो सकते हैं, तब तो आपको समझ में आएगा, इसको मेजरमेंट करेंगे। तो बेटा आपके जो सिलेबस में है ना महाराष्ट्र बोर्ड में, ये डायरेक्ट मेजरमेंट से चालू करता है। ठीक है, अगर आपको भाई नहीं पसंद आ रहा है यहां तक ना जितना मैंने बोला, स्किप करो, आगे बात करते हैं, है कि नहीं। तो ये दूसरा पार्ट जो हमारा होगा वो होगा मेजरमेंट। तो दूसरा पार्ट हमारा जो होगा ये होगा पहला पार्ट, ये हो गया पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट होगा वो होगा मेजरमेंट। ठीक है, और तीसरा पार्ट भी है बेटा। तीसरा पार्ट क्या है भाई? तीसरा पार्ट ऐसे, इसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। सोचो यार, चैप्टर का नाम क्या है और टॉपिक कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, सोच लो कि चैप्टर का नाम क्या है भाई, लॉज ऑफ मोशन, लेकिन पढ़ाऊंगा तो आपका थर्ड पार्ट क्या है। तो मैंने ये पार्ट अपने मर्जी से बताया, आपको समझ में आएगा, ये पार्ट इसमें मदद करेगा, आपको ये जरूरी है देखना, तभी यहां पे मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, लास्ट पार्ट लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन है आपके चैप्टर का नाम, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बताया, मोशन और उसका मेजरमेंट। तीसरा पार्ट रहेगा लॉज ऑफ मोशन। तो अभी बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मोशन की। तो मेजरमेंट ऑफ मोशन क्या होता है भाई? मोशन को, कोई भी चीज चल रही है उसको किस में मेजर करते हो, जरा बताओ ना, किस चीज में मेजर करोगे भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलता है तो उसको किस चीज में मेजर करने किया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए दूरी, सर कितना दूर गया, कितनी वेलोसिटी थी, उसकी स्पीड कितनी थी, कितना एक्सीलरेट किया था, बस इसके अलावा और कोई है आपके दिमाग में मेजरमेंट करने का? किसी भी मोशन को इन तीन चीजों के अलावा है मेजरमेंट करने का? खेलना है चैप्टर के साथ, कुछ है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आप अगर मेजर करते हो मोशन को, तो सबसे पहले या तो आप देखते हो भाई कि उसका डिस्टेंस कितना दूर गया। अब एक टर्म दूर तो आप जानते थे, लेकिन एक टर्म जो था ना, एक टर्म और है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में नहीं जानते हो, पक्का है मुझे आप नहीं जानते इसके बारे में, और यही बचपन यही रटोगे, अभी रटने की आदत डालते हो। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, रटने की आदत डालते हो। रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, फिर जैसे भी दिल करेगा वैसा लिख लेना। तो अब देखो, तो सबसे पहली बात, डिस्टेंस को ये मेजर, जो मोशन को मेजर करते हैं वो डिस्टेंस में कितना दूर है, और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब पहले इसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, ये तो हमारा हो गया पहले तरीके से मेजरमेंट। दूसरे तरीके से क्या है भाई, देखेंगे कि भाई गाड़ी जब जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका कुछ स्पीड रहा होगा ना। तो ये वर्ड से आप बहुत पहले से वाकिफ हो, इसको बहुत अच्छे से जानते हो सर। हाँ, स्पीड कितना होगा भाई, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस जाएगी, ऑब्वियस सी बात है यार। कोई शक है क्या? शक है? मेरे को तो कोई शक नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखोगे स्पीड, लेकिन एक नया टर्म में बताऊंगा, उसका नाम होगा वेलोसिटी। ये सर कौन सी बात है, नया नया चीज लेके आते हो, ठीक है। दूसरा बात क्या करेंगे, दूसरा क्या होगा पॉइंट, ये होगा वेलोसिटी। तो इससे तो आप पहले से जानते हो, लेकिन इसकी बात मैं करूंगा, इससे मिलाऊंगा भाई, मैं बताऊंगा कि ये और ये अलग चीज है और क्यों है, कैसे है बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड होगा वो बताऊंगा मैं इसी में, अभी नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक साथ, स्पीड, वेलोसिटी एक साथ। उसके बाद एक्सीलरेशन, क्या बताएंगे भाई, एक्सीलरेशन, गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे, तो भाई गाड़ी को डी एक्सीलरेट भी तो कर सकते हो, तो डी एक्सीलरेशन भी बताऊंगा। डी एक्सीलरेशन मतलब गाड़ी को रोकना, एक्सीलरेट करना मतलब गाड़ी को भगाना, स्पीड बढ़ाना, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। पहला वीडियो में अभी पहला वीडियो में टाइप्स ऑफ मोशन हो गए, ये बता दिया। दूसरे वीडियो में बताऊंगा ये मेजरमेंट, उसमें तीन चीजें एक साथ में बताऊंगा। आप देखना 70%, 70% आपका सिलेबस खत्म, चेक कर लेना, अभी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये वीडियो नंबर 1 हो गया, ये वीडियो नंबर 1 चाहो तो देखो, नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा, इधर का समझ में नहीं आएगा। ये होगा हमारा वीडियो नंबर 2, ठीक है। और ये कौन सा होगा जरा बताओ, वीडियो नंबर 3 के अंदर ये बता दूंगा। यहां जो वीडियो नंबर 2 के अंदर चाहो तो सिर्फ एक ही वीडियो देख लो ना,
तब भी आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा, भी खत्म भी हो जाएगा। तो ये वीडियो के अंदर आपका 70% खत्म होगा, उसके बाद 30% इधर बचेगा। काम खत्म, सिलेबस खत्म, मजे करो खाली, ठीक है। पुड़िया कहीं भी मोबाइल में है, डाल दो, कहीं भी देखते रहो यार, टाइम पास करने के बजाय यही सब किया करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये टॉपिक बताऊंगा 1, 2 एंड 3। थैंक यू।